अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। यूरोपियन हिस्ट्री के पास पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपको मेरे इंस्टाग्राम आलमा डैश मैटर 111 पे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई वाज द पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन फेज मार्क्ड बाय यूरोप्स रैशनल एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट के। पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो यूरोप है वहां पे इतनी इफेक्टिव गवर्नमेंट क्यों एस्टेब्लिश हुई, उनकी क्या रीजंस थी, तो वो हम देखते हैं। इसमें क्या था जी, इसमें डिफरेंट फेजेस थे जिनको हम डिस्कस करेंगे। और वो फेजेस जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में इफेक्टिव और रैशनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास नेपोलियनिक इन्फ्लुएंस है। तो ये नेपोलियन जो था, उसके एक नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस करवाया था नेपोलियन ने आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच में। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी पॉलिसीज थी। मैंने पीछे डिटेल लेक्चर बनाए हैं नेपोलियन की लाइफ पे, तो आप काइंडली उनको रिव्यू कर लीजिएगा। और बाकायदा से नेपोलियन कोड को भी आप सर्च करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा बनता है स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट आइडियाज। तो ये भी हम देखेंगे। फिर है जी रिएक्शन टू मोनार्कीज। मोनार्कीज पे क्या रिएक्शन पड़ा आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, अगर इसको मैं एक वर्ड में आपको बताऊं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका मकसद ये था कि मोनार्कीज को खत्म करना था, डेमोक्रेसीज को लेके आना था। अच्छा, फिर हमारा आता है जी पॉइंट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म उभरी, इमर्ज हुई, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स हो, मतलब जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वहाँ, बड़े बड़े स्कॉलर्स था, उनका इन्फ्लुएंस, उनके जो आइडियाज थे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गए। लोग उन पे उनको पढ़ना शुरू हो गए, उनके ऊपर अमल करना शुरू हो गए। देन रेवोल्यूशनरी स्पिल ओवर एक तरह से ये प्रूव हुआ, यानी बाकी जो यूरोप में कह लें कि मुल्क थे उन पे क्या इसका असर हुआ। फिर है जी नेसेसिटी फॉर स्टेबिलिटी, यानी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जरूरत पेश आई कि यूरोप में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। देन हम बुक्स को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो नेपोलियनिक कोड के बारे में देखेंगे। यानी नेपोलियन के इरा में जो नेपोलियन की पॉलिसीज थी, उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया यूरोप पे और यूरोप के बाकी ममालिक पे। नेपोलियनिक कोड जो था, ये एक रिफॉर्म थी जिसने कह ले कि एक एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। इसने इक्वेलिटी की बात की। ठीक है, फिर इसने हर एक के प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बात की। तो इस तरह से इसने बहुत इन्फ्लुएंस किया यूरोप की गवर्नमेंट को आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देन है जी अगला पॉइंट हमारा स्प्रेड ऑफ इनलाइटमेंट आइडियाज। तो इसमें इनलाइटमेंट आइडियाज की अगर हम बात करें तो वो आता है जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, pursuit of knowledge obtained by means of reason and the evidence of senses, and ideas such as natural law, liberty, progress, toleration, fraternity, constitutional government and separation of church and state। ठीक है, मीन्स कि ये कि जो लोग डिफरेंट रिलीजन से उनका लिंक था, उनके लिए सेपरेट जो है वो चर्च बनाने चाहिए, उनके लिए सेपरेट स्टेट्स बनाने चाहिए, उनके राइट्स के लिए बात करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना चाहिए जो उनके राइट के लिए लड़ सकें। देन हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए बात की गई, उसके फ्रेटर्निटी, उसकी प्रोग्रेस और उसके फर्दर जो उसके प्रॉपर्टी राइट्स थे उनके प्रोटेक्शन की बात की गई। तो ये लोगों में कह लो कि एक उनमें इनलाइटमेंट की लहर दौड़ी। ठीक है, उन्हें अवेयरनेस हुई कि उन्हें भी हक है, उन्हें भी ये राइट्स मिलने चाहिए। देन हमारा अगला पॉइंट है रिएक्शन टू मोनार्कीज। मोनार्कीज क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनार्की को खत्म कर दिया गया था फ्रेंच में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो डेमोक्रेसी जो है वो उभर के आई।
उसकी जो थर्ड क्लास थी, वर्किंग क्लास, वो जो है वो कह लो कि उभरना शुरू हो गई। उन्होंने अपने राइट्स के लिए बात करना शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें भी राइट है वोट देने का। ठीक है, हम अपनी मर्जी से हुकूमत लेके आएंगे। तो इससे जाहिर है मोनार्की जो है उनको खतरा हुआ। जो फ्रेंच में उस वक्त बादशाह थे जी लुइस 18, उनको एग्जाइल कर दिया गया उनकी बीवी के साथ। और इस तरह से यूरोप में जो बाकी मुल्क थे उनमें भी कह लो कि उनके लोगों में भी, उनके अवाम में भी ये हौसला हुआ, और वो भी अपनी जो उनकी मोनार्कीज थी, उनके जो ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट रूलर थे, उनको उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि उनके उनके राइट्स दिए जाएं। अच्छा, नेशनलिज्म क्या हुआ कि जाहिर है नेशनलिज्म से क्या हुआ कि हर एक जो है वो अपने सोशल, इकोनॉमिकल और उनके जो बेसिक राइट्स थे उनके लिए हर एक जो है वो अपने लिए निकल पड़ा। हर एक ने अपने आइडियाज, अपने कह लो कि राइट्स के लिए बात करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये चीज जो है ये फिर स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज आया इससे, और इसने भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। और ये ज़रूरत भी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि वो दूसरे ममालिक से compete किया जा सके और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया जा सके प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, फिर अचीव 6 पॉइंट इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकर जैसे जॉन लोक, मोंटेस्क्यू, रॉसो वगैरह जो थे, इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, ये लोगों ने इनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, उन पे अमल करना शुरू कर दिया, उनको फॉलो करते हुए अपने राइट्स के लिए खड़े हुए। और ये जो फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इनके आइडियाज को मजीद जो है फरोग मिला। ठीक है, लोगों ने इनको देखना, जाना और पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि एक इफेक्टिव गवर्नमेंट को, उसके स्ट्रक्चर को फर्दर इनहेंस करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ। देन है रेवोल्यूशनरी स्पिल ओवर। इसमें रेवोल्यूशनरी स्पिल ओवर ये कि मतलब जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होना शुरू हो गई। तो बाकी ममालिक जो थे यूरोप में, जहाँ पे कुछ मूवमेंट चल रही थी रेवोल्यूशन के हवाले से, उन्होंने इनसे, फ्रांस से इंस्पायरेशन ली और मजीद उन्होंने अपनी मूवमेंट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रियन एम्पायर वगैरह। द नेसेसिटी फॉर स्टेबिलिटी, मतलब ये कि जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वैसे ओवरऑल पॉलिटिकल सोशल जो है इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। फ्रांस में बहुत खून खराबा हुआ, लूट मार हुई। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, भूख हड़ताल हो गई, कहत पड़ गया। ठीक है, खुश्क साली हो गई। तो बहुत सी इंस्टेबिलिटी देखने को मिली फ्रेंच में। तो लोगों ने इससे बहुत सबक सीखा। ठीक है, बाकी यूरोप ने इससे बहुत सबक सीखा, इससे पॉजिटिव भी लेसन्स लिए और नेगेटिव जो उसकी कह लें कि एक तरह से बाकी मुल्कों के लिए तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा जो फ्रेंच के अगेंस्ट थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया और उन्होंने सोचा कि जैसे कि फ्रेंच में इंस्टेबिलिटी आई है फ्रेंच रेवोल्यूशन के नतीजे में, तो इस तरह से हम अपने ममालिक में इंस्टेबिलिटी लेके नहीं आएंगे, अपने ममालिक को तबाह उस मतलब फेज में नहीं लाएंगे कि हमें इतना नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे, इनको मजीद आप स्टडी कर सकते हैं। और मैंने जैसे पिछली वीडियोस में भी बताया कि ये जस्ट एक पाथवे है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए कि आप पास पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आप कंप्लीटली इन पे रिलाय मत करें, आप अपने नोट्स को पढ़ें। आपने जो भी सोर्स लिया है, कोई भी बुक ली है, तो उनको लाजमी कंसल्ट करें। ठीक है, और इन पॉइंट्स को साथ इनके मजीद और पॉइंट्स को ऐड करें अपने नोट्स में, ताकि पेपर में जब आप रिवीजन करें पेपर से पहले, तो आपके लिए, आपके पास बहुत सा इफेक्टिव या प्रोडक्टिव मटेरियल हो, ताकि आप पूरे मार्क्स ले सकें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बुक्स कुछ ऐड कर दी हैं जो कि इस टॉपिक के बेसिक के हवाले से है। मतलब ये कि पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में जो एक रैशनल और इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो आई, तो उस पे ये मेन बुक्स हैं। ठीक है, सिर्फ इस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ये बुक्स हैं, इनको आप मजीद कोड कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस में जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट बुक है हमारी द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें यूरोप 1789 टू 1848 बाय एरिक हॉब्सबॉर्न इनकी बुक है। फिर नेपोलियन आई लाइफ बाय एंड्रयू रॉबर्ट्स, द नेपोलियनिक एम्पायर बाय जोफ्रे एलिस,
फोर्थ वन है जी द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द बर्थ ऑफ मॉडर्निटी बाय डेविड एंड्रिस। फिफ्थ वन है द इनलाइटमेंट एंड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न कल्चर, एडिटेड बाय लुइस डुरे। सिक्स वन है जी द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाय विलियम डॉयल। सेवंथ वन है द नेपोलियनिक वॉर्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाय माइक रेपॉर्ट। एट वन है नेपोलियंस बटन्स 17 Molecules That Changed History by Penny Lee Couture and Jay Borison। ठीक है, तो ये 8 बुक्स मैंने यहाँ पे एज ए रेफरेंस ऐड की हैं। इनको आपने अपने मेन हेडिंग्स जो आप बनाएंगे, ऑलमोस्ट 6 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, तो उनमें एक एक करके आप उन वहां पे कोट कर सकते हैं जो आपको प्लस पॉइंट देंगे। अच्छा, सिर्फ बुक का नेम जो है वो कोट नहीं करना, या बुक के साथ राइटर का नेम, जाहिर है ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि बुक के साथ राइटर को भी कोट करना है, लेकिन इस बुक की ब्रीफ समरी भी आपने सर्च कर लेनी है, और थोड़ी बहुत इन इस बुक के रेफरेंस के साथ आपने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है कि जी ऐसा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपके लिए ये वीडियो प्रोडक्टिव साबित होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।